देखा जाए यहाँ पर तो जो 3 चेहरे कल भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस से, आरएलपी से भी अगर बात की जाए तो उन्हें भी टिकट दे दिया गया है। इस तरीके से दाव जहां पर भाजपा खेलती हुई यहाँ पर नजर आई है इस लिस्ट में। लेकिन दूसरी तरफ एक सीट जो कामा सीट पर ये प्रयोगशाला, जैसा कि हम कह रहे हैं कि प्रयोगशाला पैराशूट के उम्मीदवार के तौर पर नौक्षम चौधरी को उतारा गया है। एक युवा चेहरा है, हरियाणा में चुनाव भी लड़ी लेकिन मेरे ख्याल से जीत नहीं पाई। इसको लेकर मैं आश्वस्त नहीं हूँ जीती या नहीं जीती, लेकिन एक युवा चेहरा है और पैराशूट यहां पर उतारा गया है जायदा खान के सामने। तो ऐसे में ये जो बात है वो ज्यादा समझ में नहीं आ पा रही है। अंकुर, दरअसल राजनीति प्रयोगशाला के रूप में कामा में जो आप लोगों ने शब्द प्रयोग किया वो बिल्कुल सही है। और आप देखिए कि कामा जो सोशल इंजीनियरिंग कहें, सामाजिक ताने बाने के कहें या राजनीतिक भाषा में जातिगत समीकरण के हिसाब से कहें, जाट, गुर्जर, मुस्लिम बाहुल्य सीट है और अलग अलग जातियों के कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन से ये सीट जीती जाती है। हालांकि एससी की जनसंख्या भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है और जिस तरफ अगर कभी ध्रुवीकरण होता है या कभी जातिगत आधार पर बंटवारा हो जाता है या उसको सोशल इंजीनियरिंग नाम दे दीजिए, वो पहलू दिखता है तो एससी वोटर डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। किस तरफ एससी का मतदाता जाएगा वो चीजें तय करते हैं। लेकिन अब जब आपकी चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी है, आरएलपी से कोऑर्डिनेशन कर चुकी है, वो अलायंस कर चुकी है, साथ में बीजेपी कांग्रेस आती हैं या कोई चौथा दल भी आ जाता है, बहुजन समाज पार्टी आ जाती है, तो वो वोट का क्या छितराव होगा इसके ऊपर समीकरण निर्भर करते हैं। और भले ही नौक्षम चौधरी की माताजी आईएएस हो लेकिन उनका दखल इस चुनाव में सीधे नहीं रह सकता। पिता पूर्व जज रहे हैं लेकिन वो फैसला नहीं देंगे, फैसला तो जनता ही देगी। और जनता जब अपना फैसला देती है तो वो अपनी अच्छा बुरा सोचती है, अपने प्रत्याशी को कई पैमानों पर खरा उतारने की, उसके कसौटी पर कसने की, परखने की कोशिश करती है। लेकिन ये वो सीट है जहां से पहले जवाहर सिंह बेढम चुनाव लड़ चुके हैं, तो वो पिछली बार कोई बड़ा करिश्मा नहीं दिखा पाए थे। इस बार पार्टी ने उन्हें शिफ्ट किया है और पार्टी ने उन्हें नगर में शिफ्ट किया है। तो हालांकि कुछ इक्वेशन देखे हैं अपने हिसाब से और उसके बाद में बीजेपी ने ये फैसला लिया है। और आप देखिए कि जो 24 घंटे पहले चेहरे आए थे उनको तो टिकट दिया ही है। ऐसे कई चेहरे हैं जो पिछले चुनाव में बीजेपी से बागी होकर के लड़े या पिछली बार प्रत्याशी थे, उपचुनाव में बागी हो गए और अब उन्हें पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बनाया है। तो कुल मिलाकर ऐसा दिखता है कि पार्टी वृहद रूप में सिर्फ और सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को उतारना चाहती है। और नौक्षम चौधरी को अगर राजनीतिक प्रयोग के रूप में देखें तो 200 में से 1 सीट हारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है 101 अगर आप हार जाते हैं तो आपकी सरकार आने में संकट हो सकता है। बाकी तो 101 सीट जिस पार्टी की आ जाएंगी वो जीत जाएगा। तो हिट एंड रन भी एक प्रयोग होता है राजनीति में और उसको देखा जाता है। दोनों पार्टियों ने कमोबेश चेहरे रिपीट किए हैं। किस चेहरे के खिलाफ है लोग, किस चेहरे के समर्थन में है, ये जनमानस में है। अभी धीरे धीरे इसका रिटेलिएशन होगा। विष्णु, एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा मैं, मुझे इस लिस्ट के जरिए ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो नाम मैं आपको पढ़ के बताता हूँ विष्णु, आप भी समझेंगे। ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे हैं जय, उनको टिकट दिया गया रामगढ़ से। कोलायत से देवी सिंह भाटी के पुत्रवधू को टिकट दिया गया। सादुल शहर से गुरजंत सिंह के पोते को टिकट दिया गया। सादुलपुर से नंदलाल पूनिया की पुत्रवधू को टिकट दिया गया। महवा से किरोड़ी मीणा के भतीजे राजेंद्र मीणा को टिकट दिया गया। बीजेपी तो कहती है ना कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, ये तो लिस्ट कुछ और बयां कर रही है। बिल्कुल सुमित, न केवल ये लिस्ट, पिछली जो लिस्ट आई थी उसमें भी परिवारवाद के नाम पर टिकट दिए गए थे और यहाँ पर भी परिवार के जो लोग हैं, जो पहले जिनके पिता दादा या परिवार से कोई एमएलए रह चुका या सत्ता में रह चुका, उनको टिकट दिया गया है। और ये साफ साफ ये लिस्ट दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी लाख कहे कि यहाँ पर हम परिवारवाद को नहीं मानते, वंशवाद को नहीं मानते, लेकिन ये जो सामने लिस्ट है हकीकत वो बयां कर रही है।
और अब जब नेताओं से पूछा जाएगा तो भी यही कहेंगे कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। और परिवारवाद के इस टिकट को लेकर भी बगावत भी हो चुकी है, लगातार लोग विरोध भी कर चुके हैं। पिछले दिनों जब दूसरी सूची आई थी तो बामनवाद से टिकट दिया गया था। 52 साल से लगातार एक ही परिवार का उस सीट पर चुनाव लड़ता आ रहा कोई ना कोई प्रतिनिधि। तो ऐसे में उसको लेकर यहाँ बीजेपी कार्यालय लोग प्रदर्शन करने आए थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भले ही कुछ कहे, लेकिन हकीकत में कुछ और सामने आता है। साफ बात यह भी दिखाई देती है कि जो सीट जिताऊ है, उस जिताऊ सीट के लिए बात सुमित्रा पूनिया की जब बात चल रही थी 4 दिन पहले, यहाँ पर उनके जो ससुर हैं उनको पार्टी में शामिल किया गया था। पूर्व विधायक हैं नंदलाल पूनिया और काफी शेखावाटी में जाना पहचाना चेहरा है। ऐसे में वहां उस सीट से राजेंद्र राठौड़ तारानगर से लड़ रहे हैं चुनाव, वहां जाटों के वोट है। ऐसे में आसपास जो सीटें हैं वहां जाट बाहुल्य इलाका है, तो वहां उनका प्रभाव ज्यादा है। तो ऐसे में उनको बीजेपी में शामिल करके और उनको टिकट दिया गया। बात अगर की जाए तो पूनम कुमार भाटी की, वो जो कोलायत से पहले मंत्री रह चुके हैं, देवी सिंह भाटी कई बार के विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में उनकी पुत्रवधू को टिकट दिया गया। पिछली बार भी टिकट दिया गया था, हालांकि पिछली बार वो हार गई थी, लेकिन इस बार भाटी बगावत करके या उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। पिछले दिनों आनंद फानन में उसे पार्टी की सदस्यता उनको दिलाई गई थी। तो ऐसे में अब परिवारवाद का जो आरोप लगाती है बीजेपी नेता, वो संभवतः नहीं लगा पाएंगे। लेकिन हालांकि जब उनसे पूछा जाएगा तो कहेंगे कि राजनीति में ऐसा कुछ चलता है, यानी खुद करें तो इस तरह से कुछ और जो सामने पार्टी उसमें परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। लगातार तीनों जो लिस्ट आई है उनमें कहीं ना कहीं उनके जो परिवारवाद के जो चिन्ह है वो देखे जा सकते हैं। लगातार उनके जो लोग हैं परिवार में जो टिकट दिए गए हैं वो उनके जो पहले पिता हो, चाहे भाई हो या परिवार का कोई अन्य सदस्य यहाँ पर सत्ता में रह चुका है। तो कहीं ना कहीं या यूं कह सकते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। अच्छा, तो वही स्थिति अभी बीजेपी की फिलहाल दिखाई देती है। बीजेपी एक बात का जी जारी रखिए विष्णु, बात पूरी कीजिए अपनी। बिल्कुल, बीजेपी एक बात और कहती है कि बाहर से जो दल बदलू होकर या पैरासूट उम्मीदवारों को वो टिकट नहीं देगी। पर अगर लगातार लिस्टों को देखा जाए, तीनों लिस्टों को अगर विश्लेषण किया जाए तो यहाँ कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो पैरासूट है, यानी वो बाहर से लगातार दूसरी पार्टी से आए हों या अचानक राजनीति में जिनका गिने चुने दिन हो, वो लोग भी यहाँ पर टिकट पाने में सफल रहे हैं या बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। बात बस्सी की अगर नजदीक किया जाए, पिछली सूची में थे चंद्रमोहन मीणा, उनको टिकट दिया गया है क्योंकि वो आईएएस से रिटायर थे, कुछ दिनों पहले यहाँ पार्टी में शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस से जो टूटकर यहाँ आए उनको टिकट दिया गया। बसपा से जो लोग दल बदल करके बीजेपी में आए उनको टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी बात भले ही सुचिता की राजनीति की करती हो, कहने को जो नेता है वो सुचिता की राजनीति की बात विष्णु आप कह रहे हैं, और बीजेपी तो कहती है कि हम तो सबसे पहले हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, कांग्रेस देती है, उस पर हमने बात कर ली। सुचिता की राजनीति की बात करती है, कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को कितना मौका दे रही है बीजेपी। अब परिवारवाद से हटकर बात करते हैं उन नेताओं की जिन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा और तुरंत प्रभाव से उन्हें टिकट दे दिया गया। क्या इंतजार इसी बात का हो रहा था? क्या बीजेपी के पास कोई और नेता नहीं थे क्या उस इलाके में? क्या बीजेपी भी सिर्फ मौका देती है उन नेताओं को कि आप पार्टी छोड़कर हमारा दामन थामो और आप हमारी वॉशिंग, जैसा कांग्रेस आरोप लगाती है कि वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में, और आप वॉशिंग मशीन में नहाकर आइए और आपको टिकट आपका तैयार मिलेगा। विष्णु, ऐसे 3-4 नाम गिनाता हूं, फिर इस पर आप अपनी राय रखिएगा। कांग्रेस के दर्शन सिंह गुर्जर, सुभाष मील, सुमित्रा पूनिया, बसपा से सुखराम कोहली, जगत सिंह, बनाराम मीणा, आरएलपी के रेवंत राम डांगा, उदयलाल डांगी, निर्दलीय जो थे कुलदीप धनखड़, रमेश कीची, धन सिंह रावत आए और टिकट पा गए। स्टूडियो में हूँ, मैसेज कर दो विष्णु। मैसेज कर दिया, देख लो। बिल्कुल सुमित, न केवल ये पहली सूची में इतने सारे नाम आपने गिनाए, वो बल्कि पिछली सूचियों में मैं लगातार कहते आ रहा हूं कि बीजेपी जो है वो सिर्फ जिताऊ देख रही है। हाँ। वो पैरासूट उम्मीदवार नहीं देख रही। तो मतलब ये मान के चले आपके पास जिताऊ नहीं था इससे पहले, आपके पास दूसरी कांग्रेस हो, बसपा हो और चाहे जो भी पार्टी हो, वहां से आपके पास आते हैं और आप उसे जिताऊ मान लेते हैं। आपके उन कार्यकर्ताओं का क्या जो बरसों से आपके साथ लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, आपको उन पर भरोसा नहीं था, ये मान लिया जाए फिर वो जिताऊ नहीं थे? आप इतने सालों में कोई ऐसा नेता उस इलाके में तैयार नहीं कर पाए जो जिताऊ बन सके? विष्णु,
बिल्कुल सुमित, ये सही है। जो नेता हैं वहाँ लड़ रहे हैं, लगातार 5 साल से में चुनावी तैयारियां कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हर कार्यकर्ता के संपर्क में रहते हैं और अचानक पता चलता है उन्हें कि टिकट दूसरे को दे दिया गया। यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको पार्टी की रीति नीति और जो संस्कार है उनसे ABCD तक पता नहीं है, उनको टिकट दे दिया गया। और यही कार्यकर्ताओं का विरोध है। जो बगावत देखी जाती है ज़्यादातर वो इसी आधार पर बीजेपी में दिखाई देती है कि बाहरी उम्मीदवार है, एक जो कार्यकर्ता है वो लगातार 5 साल से मेहनत कर रहा है। कई कार्यकर्ताओं का कहना यह भी था कि वो टिकट जो है उन्हीं कार्यकर्ताओं में किसी एक को दे दिया जाए, लेकिन बाहरी व्यक्ति को नहीं दे, और उसी को लेकर यहाँ बगावत के जो पिछले दिनों दिखाई दे वो भी दिखाई दिए। इसके अलावा बीजेपी के जो नेता हैं वो भले ही कुछ कह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट यही है। और अभी जो कतार में कुछ लोग और हैं उनको भी इसी आधार पर टिकट यहाँ पर देने की तैयारी है कि वो कल यानी 2-3 दिन पहले अगर बीजेपी में ज्वाइन होते हैं तो केवल टिकट के लिए होते हैं कि उन्हें कांग्रेस में या दूसरे दलों में टिकट नहीं मिल पाता और वो यहाँ आके शामिल होते हैं केवल टिकट के लिए। ऐसे में जो कार्यकर्ता बरसों से लग रहा है पार्टी के साथ, उसको लेकर ठगा सा महसूस करता है। एक खास बात हो रही है कि यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिदृश्य की मैं बात करना चाहूंगा। वो एक बात कहते हैं कि जो लोग हैं कार्यकर्ता उनको टिकट दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सूची को देख के लगता है कि उनके जो विचार है या उनके मंतव्य उसको भी दरकिनार किया गया है। क्योंकि लगातार हालांकि कुछ सीट है जो संघ के जो कार्यकर्ता बरसों से लगातार उनको दिया गया है। बात शाहपुरा की करें, वहां पर जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है कैलाश मेघवाल, उनका टिकट काटा गया, लेकिन यहाँ पर कैलाश जो लालाराम बैरवा उनको टिकट दिया गया। वो लगातार संघ के कार्यकर्ता हैं, नीचे स्तर पर काम करते हैं, समाज की राजनीति में काम करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संघ की यहाँ पर चलिए कुछ टिकट ऐसे हैं जहाँ पर संघ की ओर से भी विरोध किया गया, जो सूत्रों के साथ जानकारी मिली है कि वो जो दल बदल के टिकट आए उनको नहीं दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी भी तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि लगातार बीजेपी का एक ही सूत्र संभवतः रह गया कि कैसे भी जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। बात सवाल जो सुमित ने कही थी कि इस लिस्ट को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि बीजेपी किसी भी तरीके से कोई भी हथकंडा अपनाकर सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल करना चाहती है। और इसीलिए क्योंकि लगातार बीजेपी ने जिन जिन मुद्दों को उठाया, महिलाओं को आगे करने की बात उन्होंने उठाई थी, जैसा कि अभी जो बिल यहाँ पर पारित हुआ है उसको लेकर लगातार महिलाओं को लेकर वो बात आगे कर रहे थे। परिवारवाद का जैसे कि सुमित ने जिक्र किया है कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, कांग्रेस बढ़ावा देती है, ये लगातार वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। लेकिन अब इस लिस्ट में साफ तौर पर हम नाम देख पा रहे हैं कि कितने परिवार के लोगों को उन्होंने बीजेपी ने लिस्ट दिया है। मैं लाइव हूं स्टूडियो में। शशि, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे भी जानना चाहूंगी कि जहां पर एक तरफ हम ये देख पा रहे हैं कि जिन जिन बातों को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही थी उन पर उन्होंने खुद जो है यहां पर उनकी पालना नहीं की है, और दूसरी तरफ हम कुछ नाम ऐसे भी देख पा रहे हैं। कैलाश मेघवाल की अगर बात की जाए तो क्या कैलाश मेघवाल को यहां पर खिलाफत करने का या खुलकर आवाज उठाने की सजा एक तरीके से दी गई है? ये एक तरीके से हम देखा जाए इस लिस्ट में अगर देखने को मिले तो। शशि, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? अंकुर देखिए, कैलाश मेघवाल, बिल्कुल अंकुर, कैलाश मेघवाल का टिकट शाहपुरा से काटा गया। उन्हें बगावत की बात तो नहीं कही जा सकती, लेकिन एक मामला है उम्र का। उम्र उनकी 88 वर्ष हो चुकी है। एक फैक्टर ये है, पार्टी पहले कह चुकी है कि 75 से ज्यादा उम्र में चुनाव नहीं लड़वाएंगे, लेकिन पिछली बार भी पार्टी ने उन्हें कंसीडर किया क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके थे, वरिष्ठ नेता थे, और पार्टी की ये मंशा थी कि इस सीट को जीता जाए। क्योंकि कैलाश मेघवाल ने जो कार्यशैली अपनाई चुनाव जीतने के बाद में, जब वो विधानसभा अध्यक्ष बन गए, पहले खान मंत्री बने फिर विधानसभा अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में कहा कोई कांग्रेस का नहीं है, कोई बीजेपी का नहीं है, सभी मेरे वोटर हैं और सभी का वेलकम है। जो व्यक्ति जयपुर आता था सभी को विधानसभा दिखवाते थे, घुमाते थे, और उनका किसी भी व्यक्ति का काम होता था क्षेत्र से, किसी भी विभाग का, तो वो काम हो जाता था क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। किसी मंत्री को काम कहा तो उस मंत्री ने काम को टाला नहीं। लेकिन पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ में जो बयानबाजी हुई, उससे पार्टी के लेकर के जो पार्टी के खिलाफ माहौल बना या पार्टी के प्रति अनुसूचित जाति वर्ग में नकारात्मक माहौल बनने की आशंका थी, उसको देखते हुए उन्हें रोका गया और इस कारण से उनका टिकट काटकर लालाराम बैरवा को दिया गया है। हालांकि इस टिकट से, इस सीट से बीजेपी पहले भी जीतती रही है, महावीर मोची यहां से विधायक रह चुके हैं, लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस ने भी अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। क्या कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करेगी?
क्या कांग्रेस कैलाश मेघवाल को अपना प्रत्याशी बना सकती है? ये बड़ी बात कह रहा हूं अंकुर में कि क्या कैलाश मेघवाल जो जनसंघ से जुड़े रहे, जो बीजेपी से जुड़े रहे, बहनों सिंह शेखावत की सरकार में गृह मंत्री रहे और विधानसभा अध्यक्ष रहे बीजेपी के विधायक के रूप में, क्या वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी शाहपुरा सीट को खाली छोड़ सकती है? क्या किसी अलायंस के साथ गठबंधन कर सकती है और कैलाश मेघवाल उस अलायंस के प्रत्याशी हो सकते हैं? ये सारे सवाल अभी जिंदा हैं और इसलिए जब तक कांग्रेस की लिस्ट यहां पर नहीं आती, यहां से प्रत्याशी घोषित नहीं होता, तब तक ये सवाल जिंदा रहेंगे। और कैलाश मेघवाल जैसे व्यक्ति को जो राजनीति की गहरी समझ रखते हैं, जो जब जरूरत होती है तो समझते हैं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काम की तारीफ भी करते हैं, सरकार के काम की खिंचाई भी करते हैं। अगर सरकार को अस्थिर करने का कोई प्रयास होता है तो उसकी आलोचना भी करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी की इस तरीके से प्रवृत्ति या इस तरीके से पॉलिसी नहीं रही है, लिहाजा इस तरह के काम नहीं किए जाएं। तो कैलाश मेघवाल को किसी काम की सजा नहीं दी है, लेकिन यह जरूर है कि पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहती है और इसलिए पार्टी हर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना चाहती है, हर उस तरीके के ऊपर चलना चाहती है जो राजनीति में इजाजत देता है। और जो कहा जाता है कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, तो राजनीति भी एक जंग है और सत्ता से मोहब्बत है, तो इसमें तो सब कुछ वैसे ही जायज हो जाएगा। तो इसलिए राजनेता उस बात के ऊपर चलते हुए सब चीजों को, सब तरीके के अस्त्र शस्त्र अपने काम में लेना चाहते हैं, चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग का हो, चाहे वोटर को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने का हो, चाहे बयानों के जरिए हो, चाहे अपने दावों के जरिए और चाहे हिटलर की उस बात के जरिए हो कि अगर एक झूठ को 100 बार भी बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। राजनीतिक पार्टियां सब कुछ करती हैं, इसमें कोई गुरेज भी नहीं होता है उनको। जी ठीक है शशि, मैं जैसा शशि कि जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा एक बार, वार्ड में सब कैलाश कुछ मेघवाल जायज जब है। जी विष्णु क्योंकि कैलाश मेघवाल ने जब यहाँ उनको निलंबित किया गया था बीजेपी की ओर से, उससे बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो नोटिस का जवाब दिया था, उस दौरान साफ कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने पत्ते अभी तक नहीं खोले, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। साथ ही बीच में एक अफवाह रूमर जरूर आया था कि कैलाश मेघवाल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी उस बारे में भी कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपने वो उस दावे पर कायम है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो शशि बता रहे थे कि कैलाश मेघवाल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं या कांग्रेस उनके लिए इस सीट को खाली छोड़ सकती है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए मुश्किल भी हो सकती है। जी अच्छा शशि, एक सवाल और इसी में ऐड ऑन कर रहा हूं मैं। विष्णु से जो बात चल रही थी अभी कुछ देर पहले, मेरी दल बदलू नेताओं की बात चल रही थी। 12 सीटों पर अभी भी इंतजार किया जा रहा है, उन नामों को रोका गया है, वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। हो सकता है कारण कुछ और हो, मंथन चल रहा हो, चिंतन मनन चल रहा हो कि किसका नाम उस पर फाइनल किया जाए। क्या इंतजार इसका भी हो सकता है कि भैया जो दूसरे पार्टी के नेता है उनके लिए भी दरवाजे खुले रखे जाए, उनके लिए भी एक ऑप्शन बचा रहे? क्या इस नजर से भी देखा जा सकता है? बिल्कुल, कई बार सामने वाली पार्टी की रणनीति देखनी होती है, सामने से कौन प्रत्याशी आ रहा है, इस चीज को देखने के बाद हो सकता है यहां पर प्रत्याशी तय हो। लेकिन उस स्थिति में क्या होगा सुमित, जब 6 तारीख को नॉमिनेशन की 3 बजे की आखिरी तारीख है और अगर 6 तारीख को 12-1 बजे तक दोनों ही पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं करती हैं, तो क्या होगा? क्या एक विकल्प ये देखा जाए कि सामने के स्टेप का आकलन करके, अंदाजा लगा करके 2 प्रत्याशियों के नॉमिनेशन भरवाए जाएं और दोनों के साथ में सिंबल लगाया जाए, डमी कैंडिडेट बनाया जाए और सामने वाला प्रत्याशी कौन घोषित होता है उसके बाद में एक कैंडिडेट का नामांकन वापस उठवा लिया जाए। इस स्ट्रेटजी पर भी पार्टियां काम कर सकती हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि 5 तारीख तक तो सभी नाम जाहिर हो ही जाएंगे, क्योंकि 6 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है, 7 तारीख को नामांकन पत्रों की छंटनी होनी है और 9 तारीख तक नामांकन पत्र वापस लेने की मियाद रहेगी। तो ऐसी सूरत में 6 तारीख 2 बजे से पहले या कहें 6 तारीख सुबह दोपहर 12 बजे से पहले ही सभी नाम साफ हो जाएंगे। ये जरूर है कि पार्टियां स्ट्रेटजी देखती है कि सामने वाले ने बायां कदम पहले बढ़ाया तो आपको दायां बढ़ाना है, आपको ही बायां कदम ही बढ़ाना है। तो इस हिसाब से इंतजार रहेगा। जैसे खेतड़ी की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, धर्मपाल गुर्जर खेतड़ी, उनको टिकट दिया गया है, तो अब यहां से माली समाज का चेहरा आना है, माली नेता आना है और उसमें भी संभवतः पूरणमल सैनी जो पहले बसपा से विधायक रह चुके हैं वो यहां से आ सकते हैं। खेतड़ी से अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां से विधायक हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पिछली बार धर्मपाल गुर्जर को हराया था। धर्मपाल गुर्जर
2 बार ऐसे चुनाव रहे जब सेकंड नंबर पर रहे हैं, तो पार्टी इनमें संभावनाएं देखती है और इसलिए वहां से खड़ा किया। ऐसी ही दूसरी सीटें भी है, हवा महल सीट उनमें से एक हो सकती है। हवा महल पर अब कांग्रेस का प्रत्याशी आना बाकी है। किशनपोल में कांग्रेस का प्रत्याशी अमीन कागजी को घोषित किया जा चुका है। ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गए हैं। 2 ज्योति कांग्रेस में थी, दोनों ज्योति बीजेपी में हो गई है। अब देखना है कितनी ज्योति सत्ता की जल पाएगी। अच्छा, एक और चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है शशि, इस लिस्ट के आने के बाद, यूनुस खान का नाम इस लिस्ट में शामिल ना होने के बाद, जिसके पास परिवहन विभाग रहा है वो दूसरे चुनाव में तो हारता ही हारता है, उसके बाद उसके टिकट के भी लाले पड़ जाते हैं। सवाल दोहराएंगे सुमित? शशि, यूनुस खान का नाम नहीं आया इस लिस्ट में। अब उसके बाद चर्चा ये हो रही है राजस्थान की राजनीति के गलियारों में कि जिस भी मंत्री के पास, इतिहास उठाकर देखिए, जिस भी मंत्री के पास परिवहन विभाग रहा है, ये मिथक है कि परिवहन विभाग रहा है, वो दूसरे चुनाव में तो हारता ही हारता है और उसके बाद उसके टिकट के भी लाले पड़ जाते हैं। कुछ नामों की भी चर्चा हो रही है शशि। बिल्कुल सही कहा सुमित आपने कि परिवहन मंत्री, बिल्कुल पिछले लंबे समय से ऐसा एक दुर्योग रहा है परिवहन विभाग के साथ में, चाहे बाबूलाल वर्मा रहे हों, चाहे यूनुस खान रहे हों, चाहे वीरेंद्र बेनीवाल रहे हों, वो चुनाव जीत करके नहीं आए। हालांकि इस बार प्रताप सिंह खाचरियावास के पास भी विभाग था और अभी ब्रजेंद्र ओला के पास विभाग है। पिछले दिनों प्रताप सिंह खाचरियावास को जब टिकट तय हुआ, सहयोगी दीपक गोयल रात को एक सामाजिक कार्यक्रम में उनसे मिलने पहुंचे, बातचीत की, तो उन्होंने अपने ड्राइवर का जिक्र करते हुए एक हवाला भी दिया कि मारो ड्राइवर बोले साहब बढ़िया होगो, ये टिकट कौन वो विभाग चलेगो अपने गंसू परिवहन, क्योंकि वो विभाग में ड्राइवर ने राजस्थानी में कहा कि परिवहन मंत्री जीत के नहीं आता है दोबारा। तो ऐसा जिक्र प्रताप सिंह खाचरियावास भी मानते हैं। लेकिन यूनुस खान अलग शैली के राजनेता हैं सुमित। यूनुस खान से अलग अलग समय पर जब भी बातचीत हुई है तो वो अपने आप को संगठन का लॉयलिस्ट बताते रहे हैं। हालांकि वो ये भी कहते रहे हैं कि उन्होंने आरएसएस से कभी बिगाड़ खाता नहीं किया। और 2 दिन पहले जब सचिन पायलट का नामांकन दाखिल हो रहा था और यूनुस खान के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया में चल रही थी, और जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने वीडियो कॉल किया और उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में हैं लेकिन अपने घर पर ही हैं, कहीं नहीं गए, कहीं ज्वाइन नहीं कर रहे। और जब हमने उनसे टिकट की संभावनाओं पे बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी टिकट देगी तो भी ठीक है, पार्टी के आदेश की पालना करेंगे, और पार्टी टिकट नहीं देगी तो फिर समर्थक जाने और पार्टी जाने की क्या करना है क्या नहीं करना। तो उम्मीद की जानी चाहिए अब डीडवाना में उनके समर्थकों को क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि पिछली बार जब उनका टिकट तय नहीं हो रहा था और उनका जो आवास है सिविल लाइन का, जब सरकारी आवास था जो अभी रघु शर्मा के पास है, उस पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद थे और उन समर्थकों का दबाव था कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए दबाव बनाया। लेकिन तब यूनुस खान ने तब भी जी राजस्थान पर ही खुलासा किया था, जो जितेंद्र सिंह को टिकट दिया गया था उनका नाम उन्होंने जी राजस्थान पर सबसे पहले बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि वो संभवतः टोंक से चुनाव लड़ सकते हैं अगर पार्टी आदेश देगी तो, और उसके अगले दिन पार्टी ने उन्हें टोंक भेज दिया था। लेकिन अब की बार यूनुस खान टोंक जाने में भी इच्छुक नहीं थे, टोंक के नेता भी नहीं चाहते थे कि यूनुस खान आए, और अजीत मेहता खुद इस टिकट से खुश हैं। उनको लगता है कि सचिन पायलट के सामने वो टक्कर दे सकते हैं। तो तेल भी देखना होगा और तेल की धार भी देखनी होगी। 25 नवंबर ज्यादा दूर नहीं है और उसके बाद 3 दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है। बहुत कम दिन का चुनाव बचा है और इस कम दिन में जो प्रचार मजबूती से करेगा, जो जनता के बीच जाएगा, अपनी बात कह सकेगा, वो आगे आएगा। और एक और आपको बताऊं जिक्र सुमित, जी बीजेपी के एक नेता से, एक मुस्लिम नेता ने मुलाकात की। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले की बात है, जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, किसी मुस्लिम प्रत्याशी की पैरवी के लिए आए थे और नेता ने साफ मना कर दिया कि आपको टिकट नहीं मिल सकेगा, और कारण जानना चाहा तो बताया गया कि अल्पसंख्यक चेहरा पार्टी नहीं उतारेगी। तो ये तर्क दिया गया कि क्या आटे में नमक जितना तो कैंडिडेट बनाएंगे, और ये कह दिया गया साफ कि बिना नमक की रोटी बनेगी, बिना नमक का आटा लगेगा। और वो बिना नमक का आटा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रास आया। तो उस प्रयोग को सफल होते हुए देखकर संभवतः इस बार भी यहाँ से कोई मुस्लिम चेहरा पार्टी उतारती हुई नहीं दिख रही है। श्री, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि बिना नमक की रोटी बनेगी, बिना नमक का आटा यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। मजीद मलिक कमांडो। हाँ शशि, जारी रखिए। जी शशि।
बिल्कुल सुमित, बिना नमक का आटा तैयार किया जा रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। हालांकि अमीन पठान, मजीद मलिक कमांडो, ये ऐसे चेहरे हैं जो कोटा उत्तर से टिकट की मांग करते रहे हैं और उनको लगता है कि वहां से वो प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। आप हमीद खां मेवाती को देख लीजिए जो अल्पसंख्यक मोर्चे के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप यूनुस खान को देख लीजिए जो डीडवाना से विधायक रहे हैं। और एक और बात है, यूनुस खान जब डीडवाना से जब विधायक रहे दोनों बार, तब पार्टी सत्ता में आई है। हाँ, अच्छा फिर आप आटे की बात कर रहे हैं तो जरा ये भी बताइए, जो बाकी के 18 नाम बचे हैं उनमें गेहूं के साथ बाजरा मिक्स किया जाएगा कि थोड़ा बहुत नमक भी डाल दिया जाएगा? सुमित, जो नाम बचे हुए हैं उनको थोड़ी एक्सरसाइज होगी कांग्रेस में। हालांकि जैसा सहयोगी निजाम बता रहे थे सुबह की, तकरीबन 12 नामों की लिस्ट को मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मंजूरी मिल गई है। वो नाम कभी भी जारी हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो सीईसी होगी उसके बाद में ही शायद कांग्रेस एक साथ सारे नाम जारी कर सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनौपचारिक चर्चा की थी पत्रकारों के साथ में चाय पर, तब उनसे लिस्ट को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी एक लिस्ट आ गई है, एक लिस्ट और आएगी, फिर उससे बड़ी एक लिस्ट और आएगी। पूछा 3 चरणों में आएगी, तो कहा एक और लिस्ट आएगी, फिर एक बड़ी लिस्ट आएगी, फिर एक लिस्ट आएगी, फिर एक लिस्ट आएगी। तो पूछा गया क्या 4 या 5 चरणों में आएगी, तो उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान है, अपने हिसाब से सीईसी में जो तय होगा वो तय किया जाएगा। और सीईसी की जो बातें हैं वो काफी रोचक निकल करके आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने रिपीट चेहरों को लेकर के नाराजगी जताई है। ये कहा गया कि पीएम मोदी ने बीजेपी की सीईसी में रिपीट चेहरों को लेकर के बात कही, लेकिन यहाँ ब्रेक का वक्त हो रहा है, शशि मजबूरी है, कमर्शियल लेना हमारी मजबूरी होती है और एक कमर्शियल ब्रेक पे जाना पड़ेगा। लेकिन आने के बाद एक सवाल लूंगा